नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स फ्रेंड में आपका स्वागत है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय से स्टार्ट करते हैं। ये कब की है? 3-4 दिन की 17 में। कब से लेकर कब तक की है? ये तुम्हारी हो जाएगी 18, 19 और 20। मतलब 18, 19 की 20 को कंप्लीट होगी सुबह। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा जो यूपीएससी है उसकी डेट बढ़ा दी है। कब बढ़ दी है? 16 जून तक। ठीक है, किस लिए बढ़ाई है? ये लोकसभा चुनाव है इसलिए स्थगित कर दी है। लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए विशेष श्रेणी अधिसूचित की है। लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवाओं में कार्यरत अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए विशेष श्रेणी अधिसूचित की है। सूची में मेट्रो रेलवे, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, बिजली और स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, डाक सेवा, विमान वगैरह, आपदा प्रबंधन विभाग और मीडिया के कर्मचारी शामिल हैं। आयोग ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार उचित विचार करने के बाद आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को डाक मतपत्र से वोट डालने के लिए अधिसूचित किया गया है। अब आ जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से मना किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार की 3 सप्ताह का समय दिया है। कितने सप्ताह का समय दिया है? 3 सप्ताह का। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश JB पादरीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा ने मामले की सुनवाई की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा सहित कई लोगों ने इस मामले में याचिकाएं दायर की हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। ठीक है। रूस में भारत के नए राजदूत बनाए गए विनय कुमार। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विनय कुमार को रूस में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। श्री कुमार अभी म्यांमार में भारतीय राजदूत हैं। जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में दोबारा निर्वाचित राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को शपथ दिलाई है। किनको शपथ दिलाई है? संजय सिंह को। इन पर केस चल रहा था। ये कहाँ पे थे? जेल में थे। न्यायिक हिरासत में है। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े धनशोधन मामले में न्यायिक हिरासत में है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान। कौन? प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 के दौरान अनुकरणीय प्रतिबद्धता और सेवा के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय के निदेशक कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र कोतवाल के साथ सूबेदार मेजर RK सिंह ने जनरल चौहान से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर सशस्त्र बल के सेवारत और सेवानिवृत्त पदाधिकारी भी मौजूद थे। सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय किसी भी देश के सशस्त्र बल द्वारा स्थापित एशिया का पहला चिकित्सा महाविद्यालय है। यह निरंतर भारत के 3 शीर्ष चिकित्सा महाविद्यालयों में शामिल रहा है। उत्तर प्रदेश पूर्व मंत्री आजम खान को डूंगरपुर मामले में 7 साल की कैद और 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पूर्व मंत्री डूंगरपुर मामले में 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। ये है आजम खान। इनको क्या है? 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। उन पर 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आजम खान के अलावा 3 अन्य लोगों को सजा और जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आजम खान के अलावा बाकी 3 आरोपी पूर्व क्षेत्र अधिकारी आले हसन खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को अधिकतम 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मुकदमा वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया
कि मारपीट के मामले में आजम खान को भारतीय दंड संहिता धारा 452 के तहत 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने 16 मार्च को आजम खान को दोषी ठहराया था। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला। ईडी ने श्रवण गुप्ता की 16 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। कितने से अधिक की? 16 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले, कौन सा ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला जो हुआ था के आरोपी श्रवण गुप्ता की 16 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। कुर्क की गई संपत्ति दिल्ली के एक पॉश इलाके में है। निदेशालय ने मामले में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है। जांच से पता चला है कि 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के सौदे को प्रभावित करने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड से 70 मिलियन यूरो की रिश्वत दी गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का कल नई दिल्ली में 37वां स्थापना दिवस मनाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का कल नई दिल्ली में 37वां स्थापना दिवस मनाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के परिसर में आयोजित 3 दिन के इस समारोह में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इनमें शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य, फूलों की होली, कार्यशालाएं और प्रदर्शनी शामिल है। कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू होंगे और इसके लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। कला केंद्र की अध्यक्ष प्रोफेसर ऋचा काम्बोज ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि समारोह के पहले दिन वायलिन वादक अकाराई बहनों का कार्यक्रम होगा। स्वरंग वादक आयन अली बंगशवी प्रस्तुति देंगे। भारत और अमेरिका के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास भारत के पूर्वी समुद्र तट पर शुरू होगा। भारत और अमेरिका के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास भारत के पूर्वी समुद्र तट पर शुरू हो गया है। यह 31 मार्च तक जारी रहेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए अंतर संचालन की विकसित करना है। इसके साथ दोनों देशों की सेनाओं के बीच तेज और सुचारू समन्वय के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना है। भारतीय नौसेना के जहाज, भारतीय सेना के जवान और वाहन तथा त्वरित कार्यवाही चिकित्सा दल इस अभ्यास में भाग लेंगे। अमेरिका की ओर से नौसैनिक जहाज, अमेरिकी मरीन कोर और अमेरिकी सैनिक हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने अवैध गतिविधियां रोकथाम अधिकरण का गठन किया। केंद्र सरकार ने अवैध गतिविधियां रोकथाम अधिकरण का गठन किया है। ये अधिकरण इस बात का निर्णय करेगा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर भट्टगुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर सुमजीगुट को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। इस अधिकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश मीना बंसल कृष्णा शामिल की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन दोनों संगठनों पर पिछले महीने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। मंत्रालय ने बताया कि यह संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए आतंकी गतिविधियों की सहायता कर रहे हैं। चिंताजनक गति से बढ़ रहे डेंगू के मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव लामचो खोई स्वीटी चांगसान ने डेंगू से लड़ने के लिए बहुक्षेत्रीय नियोजन पर जोर दिया। श्रीमती चांगसान ने आज नई दिल्ली में आयोजित डेंगू सम्मेलन में कहा कि डेंगू के मामले चिंताजनक गति से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले वर्ष डेंगू के 3 लाख मामले दर्ज किए गए और इससे 39 लोगों की मौत हो गई। अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र समर्पित एक रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तरी गाजा में अकाल की स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र समर्पित एक रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तरी गाजा में अकाल की स्थिति है। यहाँ 70% लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण और खाद्य असुरक्षा अकाल के स्तर से अधिक हो गई है। बैंक ऑफ जापान ने 17 वर्षों में पहली बार बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें बैंक ऑफ जापान ने आज नकारात्मक ब्याज दरों की नीति को अलविदा कह दिया है और 17 वर्षों में पहली बार बढ़ोतरी की घोषणा की है। बैंक एक विज्ञप्ति में कहा गया कि ब्याज दरें अब 0 से 0.1% के बीच रखने को प्रोत्साहन मिलेगा। पहले ब्याज दरें नकारात्मक रूप से 0.1% के स्तर पर थी। हांगकांग की विधान परिषद ने एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया है।
हांगकांग की विधान परिषद ने आज एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है जो विरोधियों को दबाने की सरकार की शक्ति का विस्तार करता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षा कानून में राजद्रोह, जासूसी, बाहरी हस्तक्षेप, राज्य रहस्य और राजद्रोह पर नए उपाय शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए यह कानून आवश्यक है। हालांकि आलोचकों को डर है कि इससे नागरिकों के अधिकार कमजोर होंगे। हमास के उप सेना कमांडर मरवान इस्सा की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवान ने एक हबीर खबर दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवान ने कहा कि हमास के उप सेना कमांडर मारवान इस्सा की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई है। इस्सा पिछले सप्ताह मध्य गाजा में एक सुरंग पर हुए हमले में मारा गया था। इस बीच फिलिस्तीनी समूह ने इस्सा की मौत की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की है। इस्सा पिछले वर्ष अक्टूबर में इसराइल पर किए गए हमले से सीधे जुड़ा हुआ था। वह इसराइल के सबसे अधिक वांछित लोगों में से एक था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद 8 लोगों की हत्या का आरोप लगाया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी हमलों में 8 लोगों के मारे जाने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने आज तड़के अफगानिस्तान पर रात भर हवाई हमले किए। ये हमले शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा में एक हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के बाद हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खुफिया आतंकरोधी अभियान चलाने की बात स्वीकार की है। पाकिस्तान ने कहा कि हमले में सीमावर्ती क्षेत्रों में छिपे सशस्त्र समूह को निशाना बनाया गया था। वर्ष 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा करने के बाद से पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा है। लामीतीए का 10वां संस्करण सेशेल्स में शुरू हुआ। भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतीए का 10वां संस्करण आज सेशेल्स में शुरू हुआ। द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास 18 से 27 मार्च तक चलेगा। इसका उद्देश्य शांति अभियानों के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामंजस्य बनाना है। 10 दिनों तक चलने वाले संयुक्त अभ्यास में मैदानी प्रशिक्षण, युद्ध चर्चा, व्याख्यान और प्रदर्शन शामिल है। लामीतीए का अर्थ क्रियोल भाषा में मित्रता है। पहला अभ्यास वर्ष 2001 से सेशेल्स में आयोजित किया गया था। दोनों पक्ष संभावित खतरों से निपटने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण योजना और सामूहिक अभ्यास करेंगे। इसके अलावा अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग और प्रदर्शन भी किया जाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने 5वें कार्यकाल के लिए हुए राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 5वें कार्यकाल के लिए हुए राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। श्री पुतिन ने इसे देश का उनमें विश्वास और आशा का प्रतीक बताते हुए अपने पूर्व निर्धारित चुनावी जीत का स्वागत किया है। 80% प्रांतों के मतों की गिनती में उन्हें 87% मत मिले हैं। इसके साथ वे 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति होंगे। निर्वाचन अधिकारियों ने कहा कि अन्य उम्मीदवारों को 5% से भी कम मत मिले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव दूसरे स्थान और नए उम्मीदवार व्लादिस्लाव दावानोकोव तीसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ श्री पुतिन जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए रूस में सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा देने वाले सबसे मजबूत नेता बन गए हैं। श्री पुतिन ने मॉस्को में अपनी जीत के भाषण में समर्थकों को कहा कि वे यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के साथ जुड़े कार्यों को सुलझाने को प्राथमिकता देंगे और रूसी सेना को मजबूत बनाएंगे। अब आ जाते हैं हम राज्य समाचार पर। मुंबई राजस्व खुफिया निदेशालय DRI कार्यालय ने लगभग 10 किलोग्राम कोकीन के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI कार्यालय ने लगभग 10 किलोग्राम कोकीन के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। DRI ने इथोपिया के रास्ते भारत आई इंडोनेशिया और थाईलैंड की 2 महिलाओं को पकड़ा। ये मादक पदार्थ दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए ले जाए जा रहे थे। मणिपुर में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय आगामी 18वीं लोकसभा चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए कई कदम उठाए। मणिपुर में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय आगामी 18वीं लोकसभा चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए कई कदम उठा रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप कुमार झा ने आज जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। इस बैठक में आंतरिक रूप से
विस्थापित लोगों के लिए विशेष मतदान केंद्र की स्थापना और पूर्ण व्यवस्था पर बातचीत की है। बैठक के दौरान सभी डीईओ और पुलिस अधीक्षकों ने भी अपनी समस्याओं पर तथा अपने-अपने जिलों में होने वाले चुनावों के सफल संचालन व्यवस्था पर बात की है। पुणे और लखनऊ की कमांड अस्पताल को वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। पुणे और लखनऊ के कमांड अस्पताल, कहाँ के? पुणे और लखनऊ के वर्ष 2022 के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। इसमें पुणे अस्पताल को प्रथम और लखनऊ को दूसरा स्थान मिला है। यह पुरस्कार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक और सेना मेडिकल कोर के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रदान किए हैं। उन्होंने संघर्ष और शांति के समय में चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की तैयारी पर जोर डाला। रक्षा मंत्री ट्रॉफी की स्थापना 1989 में की गई थी। इस पुरस्कार को एएफएमएस के सशस्त्र बल अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता को पहचानने और उनके बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट के चुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी। त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट के चुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी। पहले चरण के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। नामांकन की जांच 28 मार्च को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। त्रिपुरा यानी पश्चिम लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। अगरतला में आज राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पुनीत अग्रवाल ने राजनीतिक दलों से धर्म और जाति के आधार पर कोई भी बयान देने से बचने और लोगों से संबंधित मुद्दों पर बात करने की अपील की। उन्होंने सत्ताधारी दल से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करने की भी अपील की। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में 14 लाख से अधिक मतदाता हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी में शरद पवार और अजीत पवार गुट के बीच विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी किया। राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी में शरद पवार और अजीत पवार गुट के बीच विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश जारी किया। न्यायालय ने आदेश में शरद पवार गुट को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का उपयोग करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने गुट को इन चुनावों के लिए पार्टी के प्रतीक चिन्ह तुराही बजाता आदमी का उपयोग करने की अनुमति दी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और चुनाव चिन्ह को मान्यता देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से किसी अन्य राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह आवंटित न करने को भी कहा है। न्यायालय ने अजीत पवार गुट को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने के लिए भी कहा। नोटिस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी चुनाव चिन्ह न्यायालय में विचाराधीन होने और इसका उपयोग निर्णय अधीन होने की जानकारी देने को कहा गया है। यह निर्देश शरद पवार की याचिका के जवाब में आया है। याचिका में अजीत पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी चुनाव चिन्ह देने के निर्वाचन आयोग के निर्णय को चुनौती दी गई थी। वर्ष 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर संजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक होंगे। वर्ष 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर संजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक होंगे। निर्वाचन आयोग ने कल इस पद पर कार्यरत राजीव कुमार का स्थानांतरण करने के बाद आईपीएस विवेक सहाय को नियुक्त किया था। इससे पहले संजय मुखर्जी अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग में कार्यरत थे। आम चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में सीएपीएफ की तैनाती करेगा गृह मंत्रालय। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ की तैनाती के अलावा यहां 19 अप्रैल से 5 चरणों में होने वाले संसदीय चुनावों के निर्बाध संचालन के लिए प्रशासन विभिन्न बटालियनों की पुलिस की बड़ी संख्या को तैनात करेगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि अतिरिक्त बलों की तैनाती समूची कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के राजौरी तथा पुंछ जिलों की सीमाओं पर की जाएगी। यह तैनाती स्वच्छता अभियान और आतंकरोधी ग्रिड को सशक्त बनाने के लिए की जा रही है, ताकि आतंकी लोकसभा चुनावों के पहले या चुनावों के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक वातावरण को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस भी चुनाव ड्यूटी के लिए जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस जेकेएपी और इंडियन रिजर्व पुलिस आईआरपी के बटालियनों की तैनाती करेगा।
करेगी। चुनाव आयोग ने मतदान के सुचारू संचालन के लिए जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की 635 कंपनियों की तैनाती की स्वीकृति दी है। इनमें से 36 कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा तथा केंद्र के प्रबंधों की गिनती के लिए रखा जाएगा। पूरी कश्मीर घाटी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से शीर्ष वरीयता दी जाएगी। पुंछ और राजौरी के सीमावर्ती जिले समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ की अधिकतर सीटें अनंतनाग, पुंछ, राजौरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैं। अतिरिक्त बल संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती के लिए इस महीने के अंत में आना शुरू करेंगे। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तिमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। पुडुचेरी की उपराज्यपाल और तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे दिया है। किस किस की है? पुडुचेरी की उपराज्यपाल और तेलंगाना की राज्यपाल। आज हैदराबाद में राजभवन की विज्ञप्ति में कहा गया है कि उनका त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। राष्ट्रपति ने उनका त्यागपत्र अभी स्वीकार नहीं किया गया है। डॉक्टर तिलिमिलाई सौंदरराजन के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। भावी योजना के बारे में प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर तिमिलिसाई सौंदरराजन ने संवाददाताओं को बताया कि त्यागपत्र स्वीकार हो जाने के बाद सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लद्दाख कारगिल पुलिस लाइन में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है। रेलवे ने लखनऊ और देहरादून के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गुवाहाटी में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। असम विधानसभा के आयोजन सहयोग से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने असम के सभी सरकारी विभागों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने और कागज रहित विधायी प्रक्रिया के लिए आज गुवाहाटी में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेवा का कार्यान्वयन असम विधानसभा की परिचालन गतिशीलता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। इसके कार्यान्वयन से सदन के सभी इलेक्ट्रॉनिक कार्य को कागज रहित बनाने, सरकारी विभागों के साथ निर्बाध ई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और केंद्र सरकार की गो ग्रीन पहल में मदद मिलेगी। इस पहल से हजारों टन कागज की बचत होगी और यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होगी। इसके अलावा यह पहल वीडियो कॉन्फ्रेंस अवसंरचना और पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से भंडारण करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी के विकास को बढ़ावा देगी। ये सुविधाएं एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगी। मेघालय में 5 से 13 अप्रैल के बीच होगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन। मेघालय के प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी फल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य का परिवहन, कृषि और किसान मंत्र कल्याण विभाग साझा रूप से 5 से 13 अप्रैल के बीच स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन करेगा। स्ट्रॉबेरी एक मीठा और रसीला फल है जो अपने विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। कार्यक्रम के दौरान किसानों को स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के बागवानी विभाग ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। राज्य में स्ट्रॉबेरी की फसल रोपण का मौसम शुरू हो चुका है। श्रीनगर के डल झील के तट पर आयोजित हुआ फॉर्मूला 4 कार शो। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर के लिए बेहतरीन अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीनगर में डल झील तट पर आयोजित पहले फॉर्मूला 4 कार शो से भविष्य में जम्मू कश्मीर की सुंदरता और प्रगति देखने को मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह मोटर स्पोर्ट्स को फलने फूलने को बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। पहला फॉर्मूला 4 कार शो कल श्रीनगर के डल झील के तट पर आयोजित किया गया है। और इसी के साथ हो जाता है हमारे करंट अफेयर खत्म।